बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम वोकल कॉर्ड पॉलिसी को तैयार करने वाले हैं। तो वोकल कॉर्ड पॉलिसी को समझने के लिए आपको वोकल कॉर्ड के मूव कराने वाले मसल्स का पता होना चाहिए। जो लैरिंग्स है उसको सप्लाई करने वाली 10th क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है वेगस। वेगस लैरिंग्स को दो ब्रांचेस देती है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व दोनों वेगस से निकलती है। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है वो वेगस के इंफीरियर गैंग्लियन में से निकलती है, जस्ट बिलो द बेस ऑफ स्कल। ओके, और यहाँ से राइज करने के बाद वो नेक में ट्रैवल करती है, और जब वो हाइवाइड बोन के ग्रेटर कॉर्नो के लेवल पे होती है तो वो दो ब्रांचेस देती है, एक एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और दूसरा इंटरनल लैरिंजियल नर्व। जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, नाम से लग रहा है कि ये एक्सटर्नल है। ओके, यानी ये एक्सटर्नली पड़ी हुई होती है और एक आर्टरी से डीप पड़ी हुई होती है। ओके, जिसका नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है ये क्रिकोथायरॉयड मसल को सप्लाई करती है, यानी ये वो वाहिद मसल है जो कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होगा। बाकी जो मसल्स होती है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होती है। इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है वो थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पेयर्स करती है, उसके साथ एक और आर्टरी भी घूम रही होगी जिसका नाम है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। ये आर्टरी सुपीरियर थायराइड आर्टरी में से निकलती है और इसने करना क्या है, इसने लैरिंग्स को और हाइपोफेरिंग्स को सप्लाई करना है। लैरिंग्स का वो वाला पार्ट जो कि वोकल कॉर्ड से ऊपर पड़ा हुआ होता है, सुप्राग्लॉटिक पार्ट, तो उसको सप्लाई करना होता है। और जो नर्व होती है ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के असर्निंग ब्रांच के साथ एनास्टोमोस करती है। इस एनास्टोमोसिस को गैलन एनास्टोमोसिस कहते हैं और ये प्योरली सेंसरी एनास्टोमोसिस होता है। आप यहाँ से देख सकते हो इन नर्व्स का रूट। ओके, जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, ओके ठीक हो गया, उसको हम वेगस की इंफीरियर ब्रांच भी कह सकते हैं जिसका डिफरेंट कोर्स होता है, राइट पे और लेफ्ट पे डिफरेंट होता है। जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है राइट साइड की, तो वो निकलती है एट द लेवल ऑफ ओके सबक्लेवियन आर्टरी, जबकि लेफ्ट साइड पे जो होती है वो एट द लेवल ऑफ आर्च ऑफ अयोर्टा से निकलती है। फिर वो लूप करती है सबक्लेवियन आर्टरी को राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ अयोर्टा को लूप करती है। ठीक हो गया, और फाइनली ये ट्रैवल करती है ट्रैक को इसोफेगल ग्रूव के अंदर। ठीक हो गया, तो इनका कोर्स वैसे आप देख लेना। अब जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है उसने सेंसरी सप्लाई देनी है लैरिंग्स को और हाइपोफेरिंग्स को बिलो द लेवल ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड। ओके, यानी हाइपोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स के वो वाले पोर्शन जो कि वोकल कॉर्ड से नीचे पड़े हुए हैं उनको सप्लाई करेगी, और लैरिंग्स के तमाम मसल को सप्लाई करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सिवाय एक मसल के, वो है क्रिकोथायरॉयड, जिसको सप्लाई करती है एक्सटर्नल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। अब चूंकि लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का लॉन्गर कोर्स होता है, लेफ्ट और एल से लॉन्गर, नेक के अंदर भी और मीडियस्टाइनम के अंदर भी, तो सबसे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस इसी नर्व के होते हैं। अब जो नेक की कंडीशंस होती है, ओके ठीक है, जो नेक की कंडीशंस होती है वो दोनों की पालसी करेगी, लेकिन जो मीडियस्टाइनल की जो होती है मीडियस्टाइनल इंजरीज या मीडियस्टाइनल पैथोलॉजी वो सिर्फ लेफ्ट को अफेक्ट करेगी। ओके ठीक है, यानी जो नेक की कंडीशन है वो दोनों रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के अलावा सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल थायराइड सर्जरी, थायराइड का कार्सिनोमा है, लैरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स का कोई पैथोलॉजी है, ओके इनके कार्सिनोमा है, मेटास्टैटिक लिम्फेडिनोपैथी है। अब जो बायलैटरल राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व यानी बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की जो पालसी है मोस्ट कॉमन होती है थायराइड सर्जरी में होती है। थायराइड सर्जरी में सबसे ज़्यादा जो मोर चांसेस होते हैं वो राइट साइड वाले के ज़्यादा होते हैं। ओके, क्योंकि ये इंफीरियर थायराइड वेसल से ज़्यादा इंटरमिंगल्ड होती है, जबकि लेफ्ट वाले के जो मोस्ट कॉमन काज है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है, जबकि राइट वाले का क्या होता है, राइट वाले की होती है इंफीरियर थायराइड वेसल से इंटरमिंगलिंग होती है, तो थायराइड सर्जरी में अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस दिखाई हुई है वोकल कॉर्ड की, तो ये भी देख लेते हैं। तो वोकल कॉर्ड की डिफरेंट पोजीशन होती है, एक होती है मीडियन पोजीशन। ओके, जो मीडियन पोजीशन होती है यानी दो वोकल कॉर्ड्स आपस में मिले हुए होते हैं, तो वो किसके अंदर होती है, वो नॉर्मल स्पीच के अंदर होती है, जबकि सांस लेने के लिए थोड़ा सा गैप आ जाएगा जिसको पैरामीडियन कहते हैं। 1.5 मिलीमीटर होता है वोकल कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन, जबकि इंटरमीडिएट वाला 3.5 से होता है। जेंटल एबडक्शन, जो एबडक्शन होती है सांस लेने के लिए नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए 7 मिलीमीटर, जबकि विस्पर के लिए 1.5 है। फुल एबडक्शन के लिए जो होती है वो 9.5 होती है, डीप इंस्पायरेशन में होती है, जबकि इंटरमीडिएट को कैडावेरिक या न्यूट्रल पोजीशन भी कहते हैं। अब जो एबडक्शन और एडक्शन 3.5 से ज़्यादा आगे होती है, ठीक है, यानी 3.5 से कम होगी तो फिर एडक्शन होगी, इससे ज़्यादा होगी तो एबडक्शन होगी। ओके ठीक हो गया। अब आपको ये बात रट्टा मार लेना कि जो तमाम मसल्स होती है वोकल कॉर्ड के वो एडक्टर होते हैं, सिर्फ एक ही मसल है वो एबडक्टर है जो कि लाइफ सेवर है, वो है पोस्टीरियर क्रिकोइड एटिनॉइड। ओके ठीक हो गया। जो क्रिकोथायरॉइड है ये एडक्शन के अलावा वोकल कॉर्ड को टेंस भी करता है।
अब जो कैडावेरिक पोजीशन, ये वोकल कॉर्ड की वो पोजीशन है जो कंप्लीट पाल्सी में देखने को मिलती है। ओके, कंप्लीट पाल्सी ऑफ वन साइडेड वेगस नर्व, लाइक वन साइडेड वेगस में सुपीरियर लैरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। यानी इस केस में क्या होगा, एबडक्शन भी खत्म हो जाएगी, एडक्शन भी खत्म हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगी और वोकल कॉर्ड कैडावेरिक पोजीशन में चला जाएगी। ओके, यानी वोकल कॉर्ड न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हो गए। ओके, और ये वो वोकल कॉर्ड की पोजीशन होती है जो जनरल एनेस्थीसिया में होती है। और एक और बात को देख लेना कि अगर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की पैरालिसिस होती है तो तमाम इंट्रिंसिक मसल अफेक्टेड हो गए सिवाय क्रिकोथायरॉयड के। जो क्रिकोथायरॉयड है वो एडक्टर है और टेंसर भी है। जब वो क्रिकोथायरॉयड एडक्टर है और टेंसर भी है तो ये वोकल कॉर्ड को मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में लेकर रखेगा। दिस थ्योरी इज कॉल्ड वेजिनर एंड द ग्रोसमैन थ्योरी। ओके, बाकी थ्योरी भी उनको देख लेना। अगर कंप्लीट पाल्सी होती है एक साइड की तो एबडक्टर, एडक्टर और टेंसर सारे खत्म हो जाएंगे, तो जो वोकल कॉर्ड है वो कैडावेरिक पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन अगर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व अफेक्टेड होती है तो वोकल कॉर्ड कैडावेरिक पोजीशन में नहीं जाएगी बल्कि मीडियन और पैरामीडियन पोजीशन में जाएगी। अब जो मीडियन और पैरामीडियन पोजीशन होती है, ओके, मीडियन स्पीच के लिए होती है और पैरामीडियन विस्पर के लिए होती है, तो ये फंक्शन तो हो सकेंगे लेकिन रिस्पायरेशन वगैरह मुश्किल हो जाएगा। अब वोकल कॉर्ड पाल्सी देख लेते हैं। लैरिंग्स के जो फंक्शन है वो रिस्पायरेशन, स्पीच है, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करना और कफ को जनरेट करना होता है। अब रिस्पायरेशन के दौरान, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन में वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओके, वोकल कॉर्ड थोड़े बहुत ओपन होते हैं, लेकिन स्पीच में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड बंद होते हैं। वोकल कॉर्ड ओपन है, डेट मीन्स कि वो एबडक्टेड पोजीशन में है। ओके, जबकि जो रिमेनिंग थ्री फंक्शन कौन कौन से है, स्पीच है, नंबर 2 एस्पायरेशन को प्रिवेंट करना और नंबर 3 कफ को जनरेट करना। उसके लिए आपको वोकल कॉर्ड एडक्टेड पोजीशन में चाहिए। ओके, और जो एस्पायरेशन है उसके अंदर सेंसरी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं फंक्शंस को देखने के बाद आप वोकल कॉर्ड की पाल्सी को देखोगे। तो सबसे पहले रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की पाल्सी को देख लेती है। अब इन नर्व की पाल्सी को यूनिलैटरल और बायलैटरल देखना है, तो पहला यूनिलैटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पाल्सी देख लेते हैं। ओके, इसको यूनिलैटरल इनकम्प्लीट पाल्सी भी कहते हैं क्योंकि सुपीरियर लैरेंजियल नर्व इंटैक्ट है। इसको अब यूनिलैटरल एबडक्टर पैरालिसिस भी कहते हैं क्योंकि जो एडक्टर है वो क्रिकोथायरॉयड है और यहाँ पे जो एबडक्टर की पैरालिसिस होती है क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड की एबडक्शन करना मुश्किल हो जाता है और जो वोकल कॉर्ड है एबडक्शन नहीं कर पाएंगे तो जो वोकल कॉर्ड है वो न्यूट्रल से क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ, यानी मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में जाना शुरू कर देंगे। मीडियन पोजीशन में जाना शुरू कर देगा, एबडक्शन नहीं हो पाएगी। ओके, यानी एडक्शन वाली पोजीशन में चला जाएगा। अब पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड है यानी मीडियन या पैरामीडियन। जो मीडियन पैरामीडियन है ये कौन सी होती है, ये एडक्टेड होती है, जबकि इंटरमीडिएट कैडावेरिक न्यूट्रल होती है, जबकि एबडक्शन जेंटल या फुल हो सकती है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो पोजीशन देख लेते हैं वोकल कॉर्ड की क्या होती है, मीडियन या पैरामीडियन होती है, मीडियन या पैरामीडियन होती है। लाइक यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यूनिलैटरल राइट क्या रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की पाल्सी है तो वोकल कॉर्ड मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में जाएगी। तो नंबर 1 तो हो गया पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड। नंबर 2 देख लेते हैं स्पीच के लिए यानी फोनेशन के लिए, साउंड के प्रोडक्शन के लिए जो वोकल कॉर्ड है उसको एडक्टेड पोजीशन में आना चाहिए यानी मीडियन या पैरामीडियन यानी मीडियन पोजीशन के अंदर, तो जो स्पीच है वो नॉर्मल होती है। अगर वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन में है तो वहाँ पे हॉर्सनेस हो सकती है, लेकिन चूंकि जो डिस्टेंस है मिड लाइन से पैरामीडियन के अंदर 1.5 है जो कि नॉर्मल वोकल कॉर्ड कॉम्पनसेट कर सकते हैं तो ये हॉर्सनेस डिसअपियर हो जाती है। तो नंबर 2 पॉइंट क्या है, स्पीच का। तो स्पीच को देख लेते हैं, नॉर्मल है और इनिशियली माइल्ड हॉर्सनेस हो सकती है जिसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। एस्पायरेशन को देख लेते हैं, एस्पायरेशन नहीं होगी क्योंकि जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व है उसकी एक सेंसरी ब्रांच होती है वो इंटैक्ट है। ओके, और इसके अलावा वोकल कॉर्ड के दरमियान में कोई गैप भी नहीं है तो एस्पायरेशन होने के चांसेस ना होने के बराबर है। एस्पायरेशन पेशेंट सही तरह कफ कर सकता है, नॉर्मल कफ कर सकता है, तो एस्पायरेशन वाला पॉइंट हम देख सकते हैं कि एस्पायरेशन इसमें नहीं होगी। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि लास्ट में क्या चीज़ है, रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन नॉर्मल हो गई क्योंकि वोकल कॉर्ड क्योंकि जो नॉर्मल वोकल कॉर्ड है यूनिलैटरल है तो जो दूसरी साइड वाला वोकल कॉर्ड है वो एबडक्ट कर सकता है नॉर्मली। ओके, यानी जो पेशेंट होगा सिम्प्टोमेटिक होगा या लिटल या माइल्ड हॉर्सनेस होगी तो रिस्पायरेशन नॉर्मली सही होती है। ओके, यूनिलैटरल के अंदर क्योंकि दूसरा वाला वोकल कॉर्ड एबडक्ट कर सकता है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो पेशेंट यहाँ पे मैनेजमेंट देख लेते हैं, कंजर्वेटिव होती है क्योंकि हॉर्सनेस सही हो जाती है ड्यू टू कंपनसेशन बाय नॉर्मल साइड। अब बायलैटरल का देख लेते हैं। बायलैटरल को बायलैटरल इनकम्प्लीट पाल्सी भी कहते हैं या एबडक्टर पाल्सी भी कहते हैं। एबडक्टर क्यों पाल्सी कहती है, क्योंकि एबडक्शन नहीं हो पाएगी और वोकल कॉर्ड मीडियन पोजीशन में है एज कम्पेयर टू वेजिनल एंड ग्रोसमैन थ्योरी। अब पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में होती है। स्पीच लार्जली नॉर्मल होती है
ओके, अगर वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन में है तो वही हॉर्सनेस हो सकती है। ओके, तो चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर है उससे, मोस्टली मीडियन है, लार्जली नॉर्मल है। एस्पायरेशन इसमें नहीं होगी, क्यों नहीं होगी एस्पायरेशन? ओके, क्योंकि वही ऊपर वाली चीज़ है कि जो एस्पायरेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि सेंसरी ब्रांच इंटैक्ट है और वोकल कॉर्ड के दरमियान गैप नहीं है। जो रिस्पायरेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी क्योंकि दूसरा वाला वोकल कॉर्ड ठीक नहीं है। स्ट्राइडर हो सकता है, डिस्नी हो सकता है, और ये एक्सर्शन में मज़ीद ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड पैरालाइज है और दोनों ओपन नहीं हो सकते। जो प्रेजेंटेशन होगी वह स्ट्राइडर होगा, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग पाल्सी भी कहते हैं। ये स्ट्राइडर आपको इसी कंडीशन में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट है कि ट्रैकियोस्टमी करे। ओके, लेटर ऑन हम वोकल कॉर्ड की लैटरलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये स्ट्राइडर को तो ठीक कर देगा लेकिन वॉइस को ख़राब कर देगा। जैसे ही वोकल कॉर्ड को लैटरलाइज कर देगा तो पेशेंट को डीकैनुलेटेड कर देती है। अब वोकल कॉर्ड को लैटरलाइज करने के लिए कुछ प्रोसीजर होती है जिसमें कॉर्डेक्टमी, थायरोप्लास्टी, टाइप 2 लैरेंजियल इनर्वेशन प्रोसीजर, काशिमा ऑपरेशन और वुडमैन ऑपरेशन है। कॉर्डेक्टमी के अंदर क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वोकल कॉर्ड की थिकनेस को। उसके भी बहुत सारी टाइप्स होती है जो आई थिंक हमारे स्कोप का नहीं है। इसके बाद है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व पाल्सी। अब सुपीरियर लैरेंजियल नर्व पाल्सी यूनिलैटरल हो सकती है, बायलैटरल हो सकती है, बिल्कुल सेम केस है इसका। ओके, तो हम जो यूनिलैटरल पाल्सी होती है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उठ जाएगी, जिसकी वजह से अबव द वोकल कॉर्ड क्या होगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा। ओके, और क्या होगा, पाल्सी हो जाएगी ऑफ क्रिकोथायरॉयड ऑफ द सेम साइड। तो पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड, क्योंकि क्रिकोथायरॉयड एडक्टर है और टेंसर भी है और बाकी जो एडक्टर नॉर्मल है, तो जो एडक्शन है वो अफेक्टेड नहीं होगी। ओके, इसके अलावा एबडक्शन भी अफेक्टेड नहीं होगी और वोकल कॉर्ड की मूवमेंट क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिलैटरल में वोकल कॉर्ड मूव कर रहा होगा, हाँ थोड़ा सा कर्व हो जाएगा वो। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, चूँकि क्रिकोथायरॉयड टेंसर है तो जो वोकल कॉर्ड है वो कर्व्ड हो जाएगा, फ्लॉपी हो जाएगा, जिसकी वजह से फोनेशन में थोड़ा सा गैप बच जाएगा। इसको कंपनसेट करने के लिए जो अफेक्टेड वोकल कॉर्ड है वो फोर्सफुली एडक्ट करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर कॉम्बिशर हेल्थी साइड पे पुश हो जाएगा और जो पोस्टीरियर कॉम्बिशर है वो पैरालाइज साइड की तरफ चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम एस क्यू पोजिशन। लाइक 38.5 में देख सकते हो कि एस क्यू पोजिशन है। एस क्यू पोजिशन में क्या होगा, जो अफेक्टेड वोकल कॉर्ड है, जो अफेक्टेड वोकल कॉर्ड देखो, अफेक्टेड वोकल कॉर्ड जो कि पैरालाइज वाला है, इस डायग्राम में ये राइट वाला दिखाया हुआ है, वैसे लेफ्ट बनता है। ओके, तो जो वोकल कॉर्ड है वो एडक्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से एंटीरियर कॉम्बिशर हेल्थी साइड में चला जाएगा, पोस्टीरियर कॉम्बिशर पैरालाइज साइड पे चला जाएगा, तो उसको एस क्यू पोजिशन कहती है। स्पीच क्या होगी, स्पीच कमज़ोर हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, वॉइस फटीक होता है और पिच को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वोकल कॉर्ड फ्लॉपी हो गया है, कर्व्ड बाउड हो गया है। रिस्पायरेशन क्या होगा, ओकेजनल रिस्पायरेशन हो सकती है, कफ इफेक्टिव है, रिस्पायरेशन नॉर्मल होगी, कोई स्ट्राइडर नहीं होगा क्योंकि वोकल कॉर्ड की एबडक्शन अभी तक प्रिजर्व्ड है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट होती है इसकी कंजर्वेटिव होती है। अब इसको टेबल से भी देख लेते हैं। यूनिलैटरल सुपीरियर लैरेंजियल नर्व पाल्सी है तो जो वोकल कॉर्ड होगा नॉर्मली मूविंग होगा, कर्व्ड हो जाएगा, वॉइस वीक हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, वॉइस की फटीक होती है, लॉस ऑफ टिम्बर है, इनएबिलिटी टू रेज स्पीच है। रिस्पायरेशन कभी कभार हो सकता है, रिस्पायरेशन नॉर्मल होती है और कंजर्वेटिव है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो रिस्पायरेशन होती है वो ख़राब होती है एक ही कंडीशन के अंदर, वो है बायलैटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पाल्सी। ओके, सिर्फ इसी में ही ख़राब होगी और किसी में इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। स्ट्राइडर होगा, डिस्निया होगा ऑन एक्सर्शन। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा आप एक और चीज़ भी नोट कर सकते हो कि जो सीवियर एस्पायरेशन है वो बायलैटरल कंप्लीट पाल्सी में होगा। ओके, और जो एस्पायरेशन है वो बायलैटरल सुपीरियर लैरेंजियल नर्व पाल्सी के अंदर भी मौजूद होता है, बाकी में इतने नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं बायलैटरल सुपीरियर लैरेंजियल नर्व पाल्सी। इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रिकोथायरॉयड मसल है वो पैरालाइज हो जाती है और इसके अलावा एनेस्थीसिया भी होगा अबव द वोकल कॉर्ड। पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड है दोनों के दोनों बाउड या कर्व्ड हो जाएंगे ड्यूरिंग फोनेशन। स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच वीक बस हस्की वॉइस होगा, एस्पायरेशन प्रेजेंट होगी, टोटल एनेस्थीसिया होता है अबव द वोकल कॉर्ड और जो ग्लॉटिस में गैप होता है ड्यू टू बॉविंग ऑफ बोथ वोकल कॉर्ड और जो कफ है वो कमज़ोर हो जाती है। रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन नॉर्मल होती है क्योंकि गैप मौजूद है। ओके, और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ट्रैकियोस्टमी और एपिग्लोटोपैक्सी करते हैं, यानी एपिग्लोटिस को पुल करते हैं, उसको स्यूचर करते हैं एपिग्लोटिक फोर्ड से और रेटिनॉइड से। कंप्लीट पाल्सी की बात करते हैं तो कंप्लीट पाल्सी यूनिलैटरल हो सकती है, बायलैटरल हो सकती है। यूनिलैटरल कंप्लीट में जो इंजरी है वो अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व है। ओके, अबव द ओरिजिन, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन में चला जाएगा कंप्लीट पैरालिसिस के अंदर। ओके, स्पीच की बात करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि डिस्फोनिया होगा, फोर्स विस्पर होता है या एफोनिया भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला वोकल कॉर्ड कंपनसेट करने की कोशिश करेगा लेकिन कभी भी पूरे गैप को फिल नहीं कर सकता। एस्पायरेशन की बात करते हैं तो मौजूद होती है एस्पायरेशन, लेकिन कभी कभार होता है कि होती है लेकिन कभी कभार होती है क्योंकि दूसरी साइड नॉर्मल है
और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पे ये होती है कि जो कफ है इनफेक्टिव होती है क्योंकि एयर वेस्टेज हो रहा है बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन द वोकल कॉर्ड। रिस्पायरेशन नॉर्मल होती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मीडियलाइजेशन करते हैं वोकल कॉर्ड की, ओके। और जो मीडियलाइजेशन है वो टेफ्लॉन के इंजेक्शन से और टाइप 1 थायरोप्लास्टी से करते हैं। कंप्लीट है तो कंप्लीट पैरालिसिस के अंदर बायलैटरल एडक्टर पैरालिसिस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन में चले जाती है, वो एडक्ट नहीं कर पाती, ओके। वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन में होते हैं, स्पीच एफोनिया होता है और इसकी मैनेजमेंट में ट्रैकियोस्टमी वगैरह करनी पड़ती है। थायरोप्लास्टिक की बात करते हैं, थायरोप्लास्टिक की 4 टाइप्स होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में मीडियलाइजेशन, टाइप 2 में लैटरलाइजेशन, टाइप 3 में शॉर्टनिंग होती है और टाइप 4 में लेंथनिंग होती है। एक और चीज़ भी याद रख लेना कि अगर यूनिलैटरल राइट रिकरेंट लैरिंजल नर्व पाल्सी है तो फिर क्या होता है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। अगर यूनिलैटरल सुपीरियर लैरिंजल नर्व पाल्सी है तब भी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है। यूनिलैटरल कंप्लीट पाल्सी है, स्पीच पुअर होती है, उसको ठीक करने के लिए मीडियलाइजेशन करती है। बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजल पाल्सी में स्ट्राइडर होता है तो ट्रैकियोस्टमी करते हैं और टाइप 2 थायरोप्लास्टी करती है। बायलैटरल कंप्लीट है तो यहाँ पे स्पीच और एस्पायरेशन दोनों में मसला आना शुरू हो जाएगा। वंस अगेन क्या करेंगे यहाँ पर एस्पायरेशन लाइफ थ्रेटनिंग होता है, एस्पायरेशन क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ओके। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कोई ना कोई टेक मैनेजमेंट करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। थायरोप्लास्टी की 4 टाइप्स होती है, 1 2 3 4। जो 1 है, ओके, प्रोक्सिमल या मीडियलाइजेशन कहते हैं 1 को, 2 में लैटरलाइजेशन करते हैं, लास्ट है। टाइप 3 में एस शॉर्टनिंग है। टाइप 4 में क्या करते हैं, ये हम टाइटनिंग करते हैं तो उसका निमोनिक है प्लास्टी, यानी प्रोक्सिमल, मीडियलाइजेशन, लैटरलाइजेशन, ऐसे शॉर्टनिंग और टी वाई से टाइटनिंग वगैरह, ओके। तो ये थी लैरिंजल नर्व पाल्सी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।